इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि एक तैमूर एक कमरे में कैद होता है। इतने में कुछ सिपाही अंदर दाखिल होते हैं और साथ बुरहान भी आता है। बुरहान तैमूर को कहता है कि एक तैमूर साहब आप रिहाई के हकदार ठहरे हैं। एक तैमूर कहता है शुक्रिया बुरहान, इंसाफ का हमेशा बोल बाला होता है। और वो दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें कबीले के मनाज़र दिखाए जाते हैं जहाँ पर तमाम ख़वातीन इकट्ठी मौजूद होती हैं। बेंगी खातून पूछ रही होती हैं कि बुरहान साहब की तबीयत अब कैसी है। बाला खातून कहती हैं ठीक है, मरीज़ भी ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अलजिजक कहती है कि इंशाअल्लाह ये सब करने वाले गद्दार तक भी हम लोग पहुंच जाएंगे। आयशा खातून कहती हैं अभी तो नहीं अलजिजक बेटा, लेकिन कोई भी शख्स अपने किए की सज़ा से बच नहीं सकेगा। बेंगी खातून कहती है अब अगर बुरहान सरदार तंदुरुस्त नहीं होते तो सरदारी के हकदार अलाउद्दीन सरदार होंगे, है ना। बाला खातून कहती है ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है बेंगी खातून, बुरहान तंदुरुस्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। बेंगी खातून कहती है बिल्कुल इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे जहन में एक बात आ रही है, उम्मीद है कि आप लोग इसे गलत नहीं समझेंगे। मलहून खातून कहती हैं अगर कोई बात है तो कहिए बेंगी खातून। बेंगी खातून पूछती हैं कि बुरहान सरदार काई कबीले के वारिस हैं ना, यानी बिस्तर पर पड़ने तक ऐसा ही था। क्या पता अलाउद्दीन सरदार से ही कोई बेवकूफ़ी हुई हो। इतने में अलाउद्दीन भी कमरे से बाहर निकल आता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। बेंगी खातून अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रही होती है कि बच्चे हैं, क्या पता कोई बेवकूफ़ी कर बैठे हों, किसी की बातों में आ सकते हैं। उनका बाला खातून गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं आप मेरे बच्चे के बारे में ऐसा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हैं बेंगी खातून। तभी मलहून खातून भी कहती हैं कि सोच समझ कर बात करें खातून, वरना। अलाउद्दीन ये सब बातें सुनने के बाद कहता है वालदा मैंने कुछ भी नहीं किया और साथ रोना शुरू हो जाता है। अलाउद्दीन रोते रोते भागना शुरू कर देता है, जबकि बाला खातून उसका पीछा करती हैं और उसको आवाज़ें देकर रोक रही होती हैं। अगले सीन में हमें जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर सुल्ताना जलाली और आवजी के साथ मौजूद होती है और जलाली से पूछ रही होती है कि आवजी के ज़िंदा होने का पता किसी को नहीं है ना। जलाली कहता है बिल्कुल सुल्ताना, रासी साहब के सामने जब मौत का कहा गया था तो किसी को भी शक नहीं हुआ और उसे एहतियात के साथ बाहर निकले थे। सुल्ताना आवजी से कहती है अब तुम एक मरे हुए शख्स हो, मेरी इजाज़त के बगैर कभी भी मंजर आम पर नहीं आना। आवजी कहता है मुझे मारना ज़्यादा आसान था, आपने ऐसा क्यों किया। कहती है मैं उस्मान के लिए एक शख्स तो क्या एक कबूतर की भी कुर्बानी ना दूँ। सबको तुम्हारी मौत का यकीन होते ही मेरे लिए अगले हमले आसान हो जाएंगे। अभी ये लोग आपस में ये बातें कर ही रहे होते हैं कि उस्मान साहब के सिपाही पहुंच जाते हैं और छुप कर उनकी बातें सुनना शुरू कर देते हैं। सुल्ताना आवजी को कहती है तुम ओलोफ के पास पहुंचो और ऐना गोल में छुप जाओ। सरदारों के मेरे साथ होने से उस्मान के हाथ पांव बंध चुके हैं, अब ओलोफ के हाथ पांव बांधेंगे हम और फिर वक्त आने पर ओलोफ को अपनी ही दहकाई हुई आग में फेंकेंगे। उस्मान साहब के सिपाही आपस में बात करते हैं कि उस्मान साहब दुरुस्त थे, वालदा सुल्तान हर किसी को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। दूसरा सिपाही कहता है चलो जल्द अज जल्द उस्मान साहब को खबर करते हैं, शाबाश। और फिर वो लोग वहाँ से उस्मान साहब की तरफ रवाना हो जाते हैं। अगले सीन में काई कबीले में खवातीन मौजूद होती है। मलहून खातून कह रही होती है कि ये फरीक का काम है, उसे जल्द या देर सज़ा मिल ही जाएगी, हम पकड़ ही लेंगे। आयशा खातून कहती हैं हाँ बिल्कुल, मगर पहले उसे एनागोल से बाहर लाना होगा। अलजिजक खातून कहती हैं वालदा आप कुछ नहीं करेंगी क्या, ओलोफ का सर तो नहीं कुचल पाए, अलबत्ता फरीक से फ़ायदा उठा लें। बेंगी खातून पूछती हैं मैं क्या कर सकती हूँ बेटी, मैंने हकीकत ज़ाहिर होने से अब तक इस सपोली को कहीं नहीं देखा है, और आखिर मैं उसे किले से कैसे बाहर निकाल सकती हूँ। मलहून खातून मुस्कुराना शुरू कर देती हैं। इससे अगले सीन में हमें एनागोल किला दिखाया जाता है जहाँ ओलोफ और फरीक मौजूद होते हैं। ओलोफ से कह रही होती है अपने शुमाल के भाइयों को पैगाम भेज चुकी हूँ, अब हम और ताकतवर हो जाएंगे। ओलोफ कहता है चाहे हम उनके साथ हों या चाहे उनके बगैर हों मेरी महबूबा, तुमसे जिन ज़मीनों का वादा किया है मैं वो हासिल करके रहूँगा। फरीक कहती है ये हरगिज़ आसान नहीं होगा। ओलोफ कहता है जब ईसा के मुंतखब सिपाही हमारे साथ हैं तो हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। फरीक कहती है कोई भी ओडैन के जंगजुओं से ज़्यादा बहादुर नहीं है ओलोफ, मुझे डर है कि तुम्हें इसका एहसास मैदान जंग में ना हो। ओलोफ कहता है अजीम ईसा के नाम पर लड़ने वालों के दिल में कोई डर नहीं होता और इस चीज़ का एहसास तुम्हें अपने दिल में ईसाइयत की अजमत आने के बाद ही होगा। में दरवाज़ा खुलता है और उनके सिपाही आते हैं। ओलोफ अपने सिपाहियों से पूछता है बताओ क्या पता चला है। एक सिपाही कहता है उस्मान करासियों के कबीले में गया है। ओलोफ सिपाही कहता है तुर्गत की भी कोई खैर खबर नहीं है, उस्मान के इलाके कभी भी इतने गैर महफूज नहीं हुए। वाला सिपाही कहता है सब लोग भेड़ बकरियों की तरह हांके जाने के लिए हमारे मुंतजिर हैं, किस चीज़ का इंतज़ार है, उस्मान की गैर मौजूदगी में इसके इलाकों को खून में नहला देते हैं। लोग कहता है उस्मान ने एनागोल हमारे कब्जे में आने के बावजूद हमला नहीं किया तो यकीनन वो कोई ना कोई वार करने वाला है। रीग पूछती है ओलोफ कहाँ पर हमला करना है। ओलोफ कहता है हर जगह टूट पड़ना है, हमले का मौका दिए बगैर उस्मान के हाथ में जो कुछ है उससे सब छीन लेंगे।
پھر وہ اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ تیاریاں کرو، ہم اپنی زمینیں واپس حاصل کریں گے۔ اس کے بعد اولوف بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہی پیچھے چل پڑتا ہے۔ فریگ اس کو آواز دیتی ہے، اولوف تم کہاں جا رہے ہو؟ اولوف کہتا ہے چرچ جا رہا ہوں خداوند سے دعا مانگنے۔ فریگ اولوف کی بات سن کر حیران رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ عثمان صاحب گھوڑوں پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ کراسی قبیلے سے واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے دونوں سپاہی جو تانا اور ان کے بندے کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ وہ عثمان صاحب انہیں دیکھتے ہی اپنے سپاہیوں کو رکنے کا اشارہ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ جانبازو۔ ان میں سے ایک سپاہی کہتا ہے حضور حکم کے مطابق آبجی کا تعاقب کیا، آبجی زندہ ہے، والدہ سلطان نے چال چلی ہے۔ عثمان صاحب یہ سنتے ہی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ پھر وہ غصے سے کہتے ہیں اس میں ہان، اس میں ہان۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مشکل وقت میں تم پر بھروسہ کرنا چاہا لیکن نہیں، فتنہ برپا کرنے والے ہمیشہ اپنے مفاد کی ہی فکر میں رہتے ہیں، میں تمہاری اپنی چالوں میں ہی غرق کروں گا۔ پھر ایک سپاہی پوچھتا ہے حضور آپ کو کیسے اندازہ ہوا تھا؟ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ مدد کرنے پر مجھے شک ہوا تھا اور میرا شک درست ثابت ہوا ہے۔ دوسرا سپاہی کہتا ہے اب کیا کرنا ہے حضور؟ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ تم لوگ ترگت صاحب کے پاس جاؤ اور اسے زندہ پکڑنا ہے، خبردار آبجی ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے، جلد یا بدیر حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ لوگ روانہ ہو جاتے ہیں۔ نا گول کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر سپاہی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آس پاس کے علاقوں سے ہتھیار اکٹھے کر کے یہاں پر لے آؤ فرودی۔ اتنے میں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر جیرکتائی اور الگن خاتون بھی موجود ہیں جو کہ ان کی یہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ جیرکتائی کہتا ہے خداوند تمہاری حفاظت کرے۔ ان کے جانے کے بعد الگن خاتون کہتی ہیں جیرکتائی یہ یقیناً کچھ غلط کرنے والے ہیں۔ جیرکتائی کہتا ہے یہ لگتا ہے کہیں پر حملہ کرنے والے ہیں لیکن ہم پتہ لگا ہی لیں گے۔ الگن خاتون ایک کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جیرکتائی الگن خاتون کو کہتا ہے اس دفعہ تمہاری ذمہ داری بہت ہی مشکل ہوگی الگن۔ الگن حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کیا کہہ رہے ہو؟ تم مجھے اکیلا تو نہیں کرنے والے؟ جیرکتائی کہتا ہے کیا ہوا، ڈر لگ رہا ہے کیا؟ تو کہتی تھیں کاش جیرکتائی نہ آتا۔ خاتون کہتی ہیں ہاں تاکہ تم نہ ڈرو، اس لیے کہا تھا میں نے، کارا قبیلے سے ہوں، میں کیوں ڈروں گی؟ اب یہاں اجنبیوں میں مجھ سے جدا ہو کر تمہیں ڈر لگے گا۔ جیرکتائی کہتا ہے آپ کارا قبیلے کی ہیں، نرم دل خاتون ہیں، بہادر ہیں، ہمت والی۔ جیرکتائی الگن خاتون کی تعریفیں کر ہی رہا ہوتا ہے کہ الگن خاتون شرمانا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیرکتائی کہتا ہے اب اولوف والے چرچ میں جائیں اور حملے کے مقام کا پتہ لگائیں، وہاں پر آپ ہوشیار رہیے گا۔ الگن خاتون کہتی ہیں لیکن تم کیا کرنے والے ہو جیرکتائی؟ جیرکتائی کہتا ہے میں ان لوگوں کے ہتھیاروں کا ذخیرہ اڑاؤں گا، ان ذلیلوں کا جوش و خروش مٹی میں مل جائے گا۔ الگن خاتون کہتی ہیں تم اکیلے مرنا چاہتے ہو جیرکتائی؟ نہیں میں بھی چلتی ہوں۔ جیرکتائی کہتا ہے اگر ہمیں اپنی جان کی فکر ہوتی تو الگن خاتون ہم یہاں پر کیا کرنے آتے؟ خاتون کہتی ہیں ٹھیک ہے لیکن تمہیں صحیح سلامت جانا ہوگا اور صحیح سلامت ہی لوٹنا ہوگا جیرکتائی کہتا ہے کہ جیرکتائی مرنے والا نہیں ہے۔ الگن خاتون کہتی ہیں وعدہ کرو۔ جیرکتائی وعدہ کرتا ہے۔ خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے اب میں اولوف کو ایسا گھیروں گی کہ وہ بلبل کی طرح چہک اٹھے گا۔ جیرکتائی کہتا ہے آپ سے کچھ کیسے چھپ سکتا ہے خاتون؟ الگن خاتون کہتی ہے جیرکتائی اپنی جان کی حفاظت کرنا۔ پھر وہ شرماتے ہوئے کہتی ہیں یعنی میں نے تلوار بازی سیکھنی تھی تم سے، تم بھولنا مت تم نے مجھے تلوار بازی سکھانی ہے۔ جیرکتائی کہتا ہے نہیں بھولوں گا اور پھر اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔